कल ही हमारी शाम को एक समाजवादी पार्टी के नेता से बातचीत चल रही थी। तो आपने जैसा बताया कि वो 100 सीट कांग्रेस पार्टी सोच रही कि उनको मिल जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी तो शुरुआत करने जा रही है समाजवादी रथ यात्रा। उसकी शुरू हो रही सितंबर से, यानी अगस्त सितंबर फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा। और उनका ये प्लान है कि जो 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें से 403 जो सीटें हैं, हर एक सीट को टच करना है। और आपने पिछले कुछ दिनों में देखा कि सनातन की बात अखिलेश यादव करने लगे, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करने लगे। तो उनका प्लान भी ये है कि जिस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या विपक्ष के नेताओं ने उसको उठाया, इनका प्लान ये है कि उनका जो पीडीए वाली जो रथ यात्रा है, उसकी शुरुआत भी किसी धार्मिक नगरी से करें। खासतौर पर प्लान ये है कि अयोध्या से करें। तो उस नेता से जो हमारी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि हम लोगों ने अभी 3 जगहों को दिया है। उस दौरान कौन सा मुद्दा ज़्यादा हाईलाइट रहता, मतलब कौन सी जगह ज़्यादा हाईलाइट होगी, अयोध्या है, मथुरा है, काशी। इन 3 जगहों में से जो उस समय करंट में हाईलाइट होगा, वहाँ से शुरुआत करेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि उनकी शुरुआत अयोध्या से होगी और उसको लेकर के उन जगहों तक जाने का प्लान है कि जहां पर समाजवादी पार्टी की 2022 में सीटें कम आई थी। जिन जिलों में, उन जिलों में इसको एक तरीके से सॉफ्ट हिंदुत्व को उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उसको अपनी तरफ बुलाना। और इस बार उनका ये भी प्लान है कि वैसी सीटें जहां पर वो मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारते थे, उनका परसेंटेज भी ज़्यादा होता था, उसमें इस बार उन्होंने पूरा एक कंपनी के जरिए आकलन करवाया है कि उन सीटों पर जहां मुस्लिम सीट कैंडिडेट हैं उतारने का, वहां भी वो चेंज कर सकते हैं। तो एक हिंदुओं का वोट पाने के लिए उनका इस तरीके का प्लान है। और ये रथ यात्रा जो लोग वो चलाएंगे सितंबर से, उसका भी यही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा कंसंट्रेट करना, क्योंकि इधर उनकी सीटें कम आई थी। फिर उसके बाद अवध क्षेत्र और इसके साथ साथ जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, उन तमाम जगहों पर इस पूरे यात्रा को ले जाना। तो एक बड़ा मेगा प्लान है समाजवादी पार्टी का। अब देखना कितना सक्सेस होता है। तो वो कंपनी वही है जो कई स्टेट में ठेके लेती है जिताने के? नहीं, उसी टाइप की कंपनी है। उसका नाम रिवील नहीं करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि एक तरफ कांग्रेस जो है पूरी कोशिश कर रही है कि भाई हमें मैक्सिमम सीट्स मिलें, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भी पूरी तरीके से तैयार हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम कई सारी मीटिंग्स बीजेपी में देखते हैं, और कई लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि भाई कौन कौन लोग हैं अंदर, तो ये जो बड़े डिसीजंस लिए जा रहे हैं, इसमें ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं मीटिंग के अंदर, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, नितिन नबीन जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं वो रहते हैं, बीएल संतोष बेसिकली जो देखते हैं कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होना है बीजेपी और आरएसएस के बीच, जो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। और हमेशा से जब से बीजेपी आरएसएस साथ में चले हैं, ये पोस्ट जो है इसको बहुत अहम माना जाता है, संगठन महासचिव। तो आप कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन दोनों के बीच में किस तरीके से रहना है। तो लोग जब बातचीत करते हैं कि भाई कौन लोग हैं जो अंदर बैठे हैं, जो बड़े बड़े डिसीजंस वगैरह ले रहे हैं, तो उसके अंदर ये लोग रहते हैं मेन। कांग्रेस का जब ऐसे कोई बड़े चेंजेस होते हैं, तो कौन वो मेन लोग हैं जो अंदर रहते हैं? देखिए, अभी कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी ग्रुप की कल ही मीटिंग हुई थी। उसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, मनीष तिवारी, पी चिदम्बरम, शशि थरूर, ये तमाम लोग जो हैं, आप कह सकते हैं कि पार्टी के अंदर इनका एक इम्पोर्टेंस से है तमाम चीज़ों को लेकर। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनके भी इनपुट आते हैं। अब दिखाई नहीं देते हैं तो उनका नाम भी लेना बेकार है। तो लेकिन देखिए, ये जो एक कोई पॉलिटिकल पार्टी जो कि एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, फॉर दैट मैटर बीजेपी भी, उसमें बहुत सारे लोग एक कलपुर्जे की तरह काम करते रहते हैं। वो ना दिखाई देते हैं ना सुनाई देते हैं, लेकिन उनको जहाँ दिखना है वो दिखते भी हैं, जहाँ उनको सुनाई देना है वो सुनाई भी देते हैं। और वो चुपचाप अपना काम करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फीडबैक्स। नेता कान से सुनता है, राजा कान से सुनता है। कल ही मुझे किसी ने कहा कि या तो राजा की सुनो, या राजा जिसकी सुनता है उसकी सुनो। तो राजा किसकी सुनता है? जिससे पूछता है, भाई अगर मेरे को कोई अगर एक अपॉइंटमेंट करनी है किसी राज्य के अंदर, फॉर एग्जांपल के तौर पे, आप बिहार से हैं ना, बहुत लोगों को पता ही नहीं है। तो मुझे अगर बिहार में कोई अपॉइंटमेंट करनी है, आप फॉर एग्जांपल मधेपुरा से हैं,
तो मैं वहाँ के अगर उसको करूँगा अध्यक्ष को फ़ोन, क्या पता वो मुझे सही रिपोर्ट ना दे, है ना, आपसे कुछ उनका कुछ मनमुटाव हो आपको। मैं ऐसे किसी रैंडम आदमी को फ़ोन करता हूँ, फिर वो रैंडम आदमी मुझे चुपके से एक रिपोर्ट बताता है कि हाँ भाई नहीं उनका सर ठीक है, वो आदमी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कमिटेड आदमी है, तो फिर अपॉइंटमेंट होती है। ऐसे बहुत सारे फीडबैक लिए जाते हैं। इस पे मुझे लगता है कि राजा किसकी सुनता है और राजा कैसी सुनता है। कई लोग मीठी मीठी सुनना चाहते हैं, तो जो लोग मीठी और तीखी दोनों सुनना चाहें और दोनों पे सुन के अपना दिमाग लगाएं वो सही है। जो ठकुर सुहाती है, जब वैसी स्थिति आ जाती है तो तुलसीदास जी ने बोला भी है कि अगर वैद्य, सचिव और गुरु अगर आपके मनचाही बात बोले डर से, तो फिर वो आपके स्वास्थ्य, शरीर और आपके राज्य तीनों का नाश कर देते हैं। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, भय बोलहि में आस। वाह 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 वाह। राज धर्म तन तीन कर हो ही बेगही नाश। तो राजा अगर सचिव मीठी बात बोलेगा और डर से आपके, अरे आप तो बहुत बढ़िया, अरे जीत रहे हैं यूपी में तो 40 सीटें अपन ही जीतेंगे और 400 पे लड़ेंगे, 100 में 75, तो वो भी गड़बड़ है। वैद्य जो रोगी को भावे वही वैद्य बतावे। मालूम है कि शुगर के मरीज को कोई भी मीठा खाना मुश्किल है, उसके लिए जहर है, लेकिन बोलेगा नहीं आप खा सकते हैं, 2 कप चाय पी सकते हैं, मन मत मारिए, तो वो आपके हाँ। और गुरु भी आपको अगर उल्टी सीधी राय दे दे आपके डर से, तो वहां गड़बड़ है। तो इसलिए राजा किसकी सुनता है और राजा कैसी सुनता है। राजा को हर चीज सुननी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए। राजा है ना, मुख की तरह होना चाहिए जो खुद खाता है, लेकिन हर एक शिरा को, हर एक रोम को उसका पोषण मिलता है, तो वहां तक पहुंचना चाहिए। Reporters off.